वेलकम टू सीजी शिक्षा ऐप। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 11वीं अध्याय 6, है ना, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्थायी उत्तक वगैरह पढ़ा था। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम लोग सूट एपेक्स और रूट एपेक्स। सूट एपेक्स को बोलते हैं प्ररोहाग्र और रूट एपेक्स को बोलते हैं हम लोग मूलाग्र। सूट एपेक्स में क्या क्या होता है और रूट एपेक्स में क्या क्या होता है, दोनों में विभिन्नताएं क्या क्या होती है, आइए देखते हैं। सूट एपेक्स जो होता है वो शीर्षस्थ क्षेत्र होता है और जो रूट एपेक्स होता है वो शीर्षस्थ अशीर्षस्थ क्षेत्र होता है। देखो, सूट सिस्टम क्या जाता है, सूट सिस्टम ऐसे धरती होता है, धरती से ऊपर जाता है, तो ये शीर्षस्थ हो गया, टॉप हो गया उसका, है ना। और जो रूट सिस्टम होता है, रूट सिस्टम ये धरती है, इसके नीचे बढ़ रहा है, तो ये अशीर्षस्थ क्षेत्र हो गया ना हम लोग की दृष्टि से। ठीक है, यह अपेक्षाकृत लंबा और फैला हुआ क्षेत्र होता है। जो सूट होता है, जिसके बड़े बड़े ट्रीज होते हैं ना, वृक्ष होते हैं, उसमें क्या होता है, जो सूट सिस्टम होता है वो लंबा होता है, चौड़ा होता है, फैला फैला होता है। ठीक है, और मूलाग्र जो होता है वो कम से कम 1 मिलीमीटर से कम क्षेत्र में होता है। ठीक है, ज़्यादा फैला हुआ नहीं होता। ये क्या होता है, सूट सिस्टम जो होता है ये शंक्वाकार या गुंबदाकार होता है। या तो देखो, जब ट्रीज बढ़ते हैं तो या तो ऐसे बढ़ेंगे या फिर ऐसे बढ़ते हैं। गुंबदाकार मतलब ऐसे गुंबद टाइप का, या फिर शंक्वाकार मतलब इस प्रकार का। ठीक है, ये क्या होता है, कपनुमा होता है इस प्रकार का। इनमें क्वीसेंट क्षेत्र का अभाव होता है, मूलाग्र में क्वीसेंट क्षेत्र उपस्थित होता है। यह बन रही तरुण पत्तियों से घिरा क्षेत्र होता है। इसमें क्या होता है, जो सूट सिस्टम होता है इसमें नई नई जो पत्तियां बनते रहती है उससे घिरा होता है। यह मूल टोप से घिरा क्षेत्र होता है, इसमें जिसके अग्रभाग में क्या होता है, मूल टोप होता है। यह केवल आधार की ओर ही नई कोशिकाएं निर्मित करता है। ठीक है, यह आधार एवं शीर्ष दोनों ओर नई नई कोशिकाओं का निर्मित करता है। शाखाओं की आदक पत्तियों के कक्ष में विकसित होते हैं, शाखाओं के आदक परिपक्व हो रहे आधारीय क्षेत्र में विकसित होते हैं। ये है इन दोनों में अंतर। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्धी प्ररोह और जननीय प्ररोह में अंतर। वर्धी, देखो, अब प्ररोहाग्र जो होता है उसमें क्या होता है, 2 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। वर्धी क्षेत्र होता है जो क्या करता है, पूरे पौधे को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, फिर होता है जननीय क्षेत्र। जननीय क्षेत्र जो होता है, जो नए जनन मतलब जनन का कार्य करती है, है ना, ज्वाइंट होके क्या करती है, नए पादप का निर्माण करती है, वहां से नए पादप बनने की दिशा में कार्य होता है। इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सूट एपेक्स। और जो वर्धी प्ररोहाग्र होता है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव सूट एपेक्स। तो जननीय जो प्ररोहाग्र होता है और वर्धी प्ररोहाग्र में क्या क्या अंतर होता है देखते हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारा है ये होगा ये है आपका वर्धी और ये है आपका जननीय प्ररोहाग्र। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि जो वर्धी प्ररोहाग्र होता है वो कैसा होता है, शंक्वाकार होता है, उसका आकार शंक्वाकार होता है। जो जननीय प्ररोहाग्र होता है ये चंद्राकार या गुंबदाकार होता है। ठीक है, फिर जो वर्धी प्ररोहाग्र होता है वो अपेक्षाकृत सकरा होता है, ये भी सकरा होता है। ये विकसित हो रहे तरुण पत्तियों से परिरक्षित होता है। आप जब देखेंगे पेड़ का या पौधे का सारा संपूर्ण भाग क्या होता है, पत्तियों से घिरा हुआ होता है ना, पत्तियों से घिरा हुआ होता है, इसको बोलते हैं वर्धी भाग। और ये क्या होता है, जो जननीय भाग होता है वो कैलिक्स, करोला, पेरिएंथ और एंड्रोशियम और गायनोशियम उसमें उपस्थित होते हैं। यह क्या होता है, यह सभी पर्व समान अमाप के होते हैं। इसमें प्रथम पर्व लंबा होता है जिसको पेडिकल बनाता है, तथा अन्य पर्व प्रायः छोटे और स्पष्ट रूप से पुष्पासन पर उपस्थित होते हैं। यह निरंतर बना रहता है, ये वर्धी क्षेत्र जो होता है वो निरंतर बना रहता है। और ये क्या करता है, जो जननीय क्षेत्र होता है पुष्प के निर्माण के पश्चात ही समाप्त हो जाता है। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग स्थायी उत्तक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्थायी उत्तक। इसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू वह होता है जिसकी उत्पत्ति तो समान होती है, जिन उत्तकों की उत्पत्ति क्या होती है, कोशिकाओं के समूह की उत्पत्ति समान होती है लेकिन विभाजन की क्षमता नहीं होती, स्थायी उत्तक कहलाते हैं। स्थायी मतलब उसमें ज़्यादा मूवमेंट ना होना। ठीक है, ये विभाज्य होता है कि उत्तक के सक्रिय विभाजित होते रहने के कारण बनने वाली कोशिकाओं के विभिन्न फलस्वरूप विकसित होती है। ये विभिन्न क्रिया के क्रम में अपना रूप बदलती है। ठीक है, ये क्या करती है, इसमें विभाजन की क्षमता जो क्षमता होती है वो नहीं होती है, या फिर
बहुत समय टाइम के बाद इसमें विभाजन की क्षमता होती है। ठीक है, अगर कोशिकाओं की संरचना और उनकी क्रियाशीलता के आधार पर स्थायी ऊतकों को देखेंगे तो कितने प्रकार का होता है, देखते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है जिसको सरल स्थायी ऊतक बोलते हैं, जटिल स्थायी ऊतक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और फिर होता है विशिष्ट स्थायी ऊतक स्पेशल परमानेंट टिश्यू। अब देखते हैं सरल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक उसको बोलते हैं जो एक समान कोशिकाओं के समूह जिनमें विभाजन क्षमता नहीं होती है तथा जिनकी उत्पत्ति एवं क्रियाशीलता समान होती है, सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। क्या बोल रहे हैं कि एक समान कोशिकाओं के समूह जिनमें क्या होती है, जब विभाजन की क्षमता नहीं होती है और क्रियाशीलता समान होती है, सरल स्थायी ऊतक कहलाते हैं। कोशिकाओं भित्ति की प्रकृति के आधार पर इन्हें भी 3 भागों में बांटा गया है। सरल जो स्थायी ऊतक होते हैं उनको भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो है मृदुतक, स्थूल कोणोतक और दृढ़ोतक। मृदुतक को बोलते हैं पेरेन्काइमा, स्थूल कोणोतक को बोलते हैं कोलेनकाइमा और दृढ़ोतक को बोलते हैं स्क्लेरेन्काइमा। क्लियर। सरल स्थायी ऊतकों को उनकी कोशिका भित्ति जो कोशिका होती है, मान के चलो इस प्रकार की जो कोशिका होती है, तो इसमें जो भित्ति पाई जाती है उनके आधार पर जो स्थायी ऊतक होते हैं उनको कितने प्रकार में बांटा गया है, 3 प्रकार में बांटा गया है। मृदुतक, स्थूलकोणोतक और दृढ़ोतक। मृदुतक जो होता है उसको बोलते हैं पेरेन्काइमा, स्थूलकोणोतक होता है उसको बोलते हैं कोलेनकाइमा और दृढ़ोतक होता है जिसको बोलते हैं स्क्लेरेन्काइमा। अब देखते हैं पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा को मृदुतक बोलते हैं। ये क्या होती है, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है और समान प्रकार अर्थात एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह से बनी होती है, इसको क्या बोलते हैं, मृदुतक। इनकी उत्पत्ति भरण जो ग्राउंड मेरिस्टेम जो विभाज्योतिक ऊतक होते हैं उनसे होता है। प्राथमिक और द्वितीयक संवहन ऊतकों में उपस्थित मृदुतक कोशिकाओं की उत्पत्ति प्रोकैम्बियम से होती है। द्वितीयक प्रकृति की मृदुतक कोशिकाओं की उत्पत्ति संवहनी कैम्बियम, वैस्कुलर बंडल से, वैस्कुलर कैम्बियम से तथा कार्क कैम्बियम से होती है। इसे पौधों का आधारभूत ऊतक फंडामेंटल टिश्यू कहा जाता है क्योंकि ये सभी ऊतकों के अग्रगामी होता है। जो पेरेन्काइमा जो ऊतक होता है वो अग्रगामी ऊतक होने के कारण इसको कहा जाता है, फंडामेंटल टिश्यू कहा जाता है। स्थायी ऊतक के प्रकार हम लोग अगर रूपरेखा के तौर पर देखेंगे तो ये 3 प्रकार का होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा साधारण ऊतक, जटिल ऊतक और स्नायु ऊतक। तो साधारण ऊतक क्या होता है, मृदुतक, स्थूल कोणोतक और दृढ़ोतक। तो मृदुतक जो कोशिकाएं होती हैं, है ना, मृदुतक कोशिकाएं और जो दृढ़ोतक होता है वो भी 2 भागों में बंटा है, दृढ़ोतक तंतु और दृढ़ोतक कोशिकाएं। अगर जटिल ऊतक की बात करेंगे तो जटिल ऊतक जो होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू जिसको बोलते हैं वो 2 प्रकार की होती है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, ठीक है, और फ्लोएम कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। देन उसके बाद है स्नायु ऊतक जिसको बोलते हैं सिक्रेटरी टिश्यू। सिक्रेटरी टिश्यू भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, ग्लैंडुलर टिश्यू और लैटिफेरसियस टिश्यू। अक्षीरी ऊतक और ग्रंथिल ऊतक बोलते हैं, ठीक है। इनके भी अलग अलग बाह्य ग्रंथियां, अंतः ग्रंथियां पाई जाती है, इसमें अक्षरी वाहिकाएं और अक्षरी कोशिकाएं पाई जाती है। इस प्रकार ये है आपका स्थायी ऊतक का रूपरेखा। इसके आधार पर ही हम सारे टॉपिक्स को डील करेंगे। क्लियर। देखो ये है सिंपल पेरेन्काइमास, है ना, जिसकी पतली भित्ति होती है। फिर है पेरेन्काइमा के अलग अलग प्रकारों का पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। अगर पेरेन्काइमा का लक्षण और प्रकार देखेंगे तो ये क्या होती है, क्लोरेन्काइमा होती है। हरित लवक मृदुतक होते हैं जिसमें क्या होता है, हरित लवक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या होता है, हरित लवक का प्रकाश संश्लेषण का कार्य, तथा इनमें से इन्हीं से पौधा जो होता है वो हरा दिखाई देता है। फिर बोलेंगे कि वायु उत्तक मृदुतक, इनमें अंतरकोशिकीय स्थान और आकार बड़े हो जाते हैं जिससे क्या हो जाता है, ये स्पंजी हो जाता है, ठीक है। इसको क्या होता है, जलीय पौधों में ये उत्तक अधिक मात्रा में मिलते हैं जिससे पौधे क्या होते हैं, जल पर तैरते हैं। फिर है ताराकार मृदुतक। मृदुतक कोशिकाओं के प्रकार है ना, तो ये क्या है, अगर प्रकार की बात करेंगे तो पहला है हरित लवक जिसमें क्लोरोफिल ज्यादा पाया जाता है, इसमें से ही पौधा हरा दिखाई देता है। फिर है वायु उत्तक। वायु उत्तक जो होता है इसमें क्या होता है, अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं और अवकाश में क्या होता है, हवा भर जाता है और हवा भरने के कारण ये स्पंज के जैसा कार्य करने लगता है और स्पंज होने के कारण ये क्या करता है, जल में तैरता है। फिर है तारातक मृदुतक। इसमें तारा के समान दिखाई देता है उत्तक और केले के पत्ते के वृंत तथा अनेक जलीय पौधों में इस प्रकार के उत्तक मिलते हैं। फिर है दीर्घ उत्तकीय मृदुतक या प्रोसेनकाइमा। इसमें कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई जो होती है वो अधिक होती है। फिर है संग्रहणी मृदुतक, जिसको क्या बोलेंगे, स्टोरेज पेरेन्काइमा। ये जो होता है संग्रहण पदार्थों को धारण करने का कार्य करता है। इनका अगर कार्य देखेंगे तो इनका कार्य है कि जो
जैविक कार्य जैसे कि प्रकाश संश्लेषण, अगर संचयन, स्टोरेज का कार्य देखते हैं। उसके बाद ये क्या होता है, ये मृदुता कोशिकाओं का बना होता है, इसमें स्टार्च, प्रोटीन, ऑयल आदि पदार्थों का संचयन होता है। स्टोरेज कोशिका इसीलिए बोल रहे हैं, स्टोरेज ऊतक इसीलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि इसमें मन जो प्रोटीन आपका वसा होता है ना, लिपिड बोलते हैं जिसको, प्रोटीन और ऑयल, इन सब का संचय होता है। जल का आदान प्रदान भी इन्हीं के द्वारा होता है। मरुद्भिद जो पौधे होते हैं, मरुद्भिद पौधे में क्या होता है, जल संचयन तथा जलीय पौधे में यांत्रिक सहारा देता है। मरुद्भिद पौधे जो होते हैं उसमें क्या करता है, जल में संचयन करने का कार्य करता है, जल को संचयन करके कार्य करता है, जो क्या करता है बाहर में बाद में ये जल का उपयोग कर सके। उसके बाद ये क्या करता है, जलीय पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, स्ट्रॉन्ग खड़ा रखता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है ना। यह एक ऐसा ऊतक है जो विभाजन की क्षमता रखता है, इस कारण इसे घाव भरने, द्वितीयक वृद्धि में सहायक होता है। फिर नेक्स्ट है आपका स्थूलोत्तक जिसको बोलते हैं हम लोग कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या होता है, ये भी जीवित सरल उत्तक होता है। इसमें क्या होता है, जो कोशिका भित्ति होती है वो असमान रूप से मोटी होती है, कहीं पर मोटी होगी कहीं पर पतली होती है, ठीक है। तो मोटाई वाले स्थल को हेमिसेल्यूलोज के जमाव के कारण बनते हैं। जो मोटाई वाले जो स्थल होते हैं वो किसके कारण बनते हैं, हेमिसेल्यूलोज के जमाव के कारण। यानी स्थूलन वाले स्थल जो होते हैं वहाँ पे सेल्यूलोज, पैक्टिन या हेमिसेल्यूलोज के बने होते हैं। इनकी कोशिकाओं में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते क्योंकि इन स्थानों की कोशिकाओं के कोड़ों पर स्थूलन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्थूलन, जिसके कारण इन कोशिका की भित्ति कोने से मोटे और स्थूल हो जाते हैं, ठीक है। ये भी क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला है कोणिक स्थूल कोणोत्तक, एंगुलर कोलेनकाइमा जिसको बोलेंगे। इसमें क्या होता है, जहाँ पर संसर्ग में स्थित होती है उस स्थल पर स्थूलन पाया जाता है। फिर है पट या लैमेलर स्थूल कोणोत्तक, इनमें स्थूलन पदार्थ का जमाव मुख्यतः स्थूल कोण के उत्तक के कोशिकाओं के क्षैतिज कोशिका भित्ति टेंडेंटियल वॉल पर ही होता है, जिसके कारण कोशिकाएं जो होती है पट्टी सदृश संरचना प्रदर्शित करती हैं। अगर सेकंड नंबर की बात देखेंगे हम लोग, थर्ड नंबर, तो आपका नालाकार या लेक्यूनर स्थूल कोणोत्तक जिसको बोलेंगे हम लोग कोलेनकाइमा, ठीक है। ये क्या बोलेंगे, लैन्युलर ऑन ट्यूबुलर, ये और होगा लैन्युलर और ट्यूबुलर कोलेनकाइमा, लेक्यूनर। निश्चित वायु अवकाश युक्त स्थूल कोणोत्तक जिसमें क्या होता है, अगर जो कोशिका होता है वो क्या होगा, दूर दूर में होता है ना। जो कोशिकाओं का जो समूह होता है वो क्या होगा, आपस में दूर दूर में होता है, उसको क्या बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा, स्पेस बचेगा, और स्पेस बचने के बाद क्या होगा, यहाँ पे अवकाश हो जाता है, स्पेस हो जाता है। उसमें क्या होता है, फिर जो पदार्थ होता है वो आके जम जाता है, उन कोशिका भित्ति में जम जाता है, जिसमें क्या होता है, वायवीय अवकाश या वायु प्रकोष्ठ की ओर होते हैं। ये नालाकार या स्थूल कोणोत्तक उत्तक कहलाते हैं। ऐसे उत्तक कहाँ पे होते हैं, सूर्यमुखी के फूल में और कपास कुल के, मालवेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनके पेटियोल्स में पाए जाते हैं, पर्णवृंत में। कौन से, लेक्यूनर और ट्यूबुलर कोलेनकाइमा। अगर इनका फंक्शन देखेंगे तो ये है कि ये विभिन्न अंगों जैसे कि तरुण द्विबीजपत्रीय तना को टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रदान करता है। ये क्या करता है, जो द्विबीजपत्री तना होता है जो स्मूथ होता है उसको क्या करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, उसको सीधा खड़ा रखता है। फिर स्थूल कोणोत्तक हरित लवक की उपस्थिति में क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करता है। अगर स्थूल कोणोत्तक में प्रकाश संश्लेषण होता है, हरित लवक होता है, तो प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करना प्रारंभ करता है। कुछ पत्तियों के जो पर्ण तट होते हैं, लीफ मार्जिन जो होते हैं, उसमें क्या होता है, स्थूल कोणोत्तक उपस्थित होते हैं तथा वायु के वेगीय प्रभाव के कारण पत्ती के फलक को फटने से बचाते हैं। देखो, अगर ये पत्ती है, मान के चलो ये पत्ती है, अगर इसमें मृदुता कोशिका है तो ये क्या होता है, जब पत्ती में हवा आता है, आंधी तूफान आता है, पानी वगैरह पड़ता है, तो ये क्या करता है, पत्ती अगर नरम रहेगा तो ये फट जाएगा। तो स्थूल कोणोत्तक होने के कारण वो क्या होता है, फटने से बचाता है। कुछ पौधों में ये भोजन संचय का भी कार्य करते हैं, अर्थात ये यांत्रिक तथा जैव दोनों प्रकार के कार्यों को संपादित करते हैं। यदि अगर हम लोग देखेंगे सरल उत्तक के बारे में, तो सरल उत्तक के बारे में कुछ नॉलेज यहाँ पे दिया गया है। इसके अनुसार क्या होता है कि सरल जो उत्तक होता है वो क्या होता है, समान तरह की कोशिकाओं का समूह होता है। अगर नॉर्मल से हम लोग जनरल नॉलेज के बारे में देखेंगे तो सरल उत्तक जो होता है उसकी भित्ति जो होती है वो पतली भित्ति होती है, उसको पेरेन्काइमा कहते हैं। फिर अगर
उसकी असमान भित्ति होती है, असमान मोटी भित्ति होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, कोलेन कायमा बोलते हैं। और अगर ये क्या होता है, यूनिफॉर्म मोटी भित्ति वाले से सरल दृढ़ोतक होता है, उसको बोलते हैं स्क्लेरेन कायमा, स्क्लेरेन कायमा। मृदुतक तथा स्थूल कोणोतक जीवित प्रकृति के होते हैं, और स्क्लेरेन कायमा जो कोशिकाएं होती है, उत्तक जो होती है, वो मृत प्रकृति के होते हैं। मृदुतक तथा स्थूल कोणोतक आवश्यकता पड़ने पर विभाजित हो सकता है, नीड होने पर ना, आवश्यकता पड़ने पर, नहीं तो ऐसे विभाजित नहीं होता। ये है सरल उत्तक के बारे में कुछ जानकारियां, इससे ज़्यादा कुछ इसमें से पूछा नहीं जाता। फिर है आपका स्क्लेरेन कायमा के बारे में देखते हैं। स्क्लेरेन कायमा जो होता है वो समान रूप से मोटी कोशिका भित्ति वाली रचना होती है, जिसमें क्या होता है, इसको स्क्लेरेन कायमा कहते हैं। इसमें जीव रहित होता है, मतलब जीव द्रव्य जो होता है वो इसमें नहीं पाया जाता है, और जीव द्रव्य के अब्सेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, मृत उत्तक बोलेंगे। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण क्या हो जाता है, इनका जो कोशिका भित्ति होता है उसमें लिग्निन का जमाव हो जाता है, जिसके कारण वो कड़ा हो जाता है और मोटा हो जाता है। परिणाम एवं आकृति के आधार पर दृढ़ोतक कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहले को बोलेंगे रेसा और दूसरे को बोलेंगे दृढ़ कोशिकाएं। रेसा जिसको बोलेंगे, रेसे फाइबर्स जिसको बोलेंगे, ये क्या होता है, स्क्लेरेन कायमा सेल्स का अग्रस्त भाग जो होता है चपटा होता है और नुकीला होता है। इसके सिरे पर परस्पर अतिव्यापन प्रदर्शित करते हैं। जो इनका कोशिका होता है ना, वो क्या करता है, उनका अग्रस्त भाग जो होता है वो नुकीला होता है और चपटा होता है, और जो क्या करता है, ये नुकीले सिरे पर परस्पर अतिव्यापन प्रदर्शित करते हैं। उलझे रहने के कारण तथा मोटी भित्ति युक्त होने के कारण इनकी सहन शक्ति बहुत अधिक होती है। जाइलम क्षेत्र में उपस्थित रेशों को कास्ट रेशे या अंतरजायक जो इंटर एक्सिलरी फाइबर्स कहा जाता है। फ्लोएम से संबंधित होने पर इसे बास्ट फाइबर्स तथा कॉन्टेक्स कहा जाता है। ठीक है, इसको कॉर्टिकल रेसे भी कहा जाता है। देखो, अगर ये जाइलम के पास उपस्थित है, जाइलम के जो क्षेत्र होता है, जाइलम क्षेत्र जो होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम क्षेत्र। ठीक है, तो जो जाइलम क्षेत्र होता है, अगर जाइलम क्षेत्र में फाइबर्स प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं कास्ट रेसे या फिर अंतरदायक रेशे, कास्ट रेशे या अंतरदायक रेशे। अगर फ्लोएम के क्षेत्र में अगर फाइबर्स प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं बास्ट फाइबर और कॉन्टेक्स फाइबर। ठीक है, इसको कॉर्टिकल रेसे भी कहा जाता है। फिर है दृढ़ कोशिकाएं, स्क्लेराइड्स जिसको बोलते हैं। समरूपी अत्यंत मोटी तथा छोटे आमाप वाली दृढ़ोतक कोशिकाओं को दृढ़ कोशिकाएं कहा जाता है। समरूपी अत्यंत मोटी तथा छोटे आमाप वाली, समान रूप एक जैसा उसका आकार होता है, मोटा होता है और छोटा होता है। ठीक है, अगर इनके आमाप वाले दृढ़ोतक कोशिकाएं होती हैं उनको दृढ़ोतक कोशिकाएं कहा जाता है। प्रायः लिग्निन के जमाव के कारण ही इनकी भित्ति क्या होती है, मोटी हो जाती है। ये पौधों के अत्यधिक कठोर अंगों या क्षेत्रों में उपस्थित होती है। ये कहाँ पे उपस्थित होती है, जहाँ पे पौधा एकदम कठोर होता है या फिर मोटा होता है, वहाँ पर प्रेजेंट होता है। अगर आकार, आमाप तथा कोशिका भित्ति की प्रकृति के आधार पर दृढ़ कोशिकाएं देखें तो 5 प्रकार के दृढ़ कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन से देखते हैं, उनका आकार कैसा होता है और उनकी उपस्थिति क्या क्या होती है देखते हैं। उनकी उपस्थिति कहाँ कहाँ होती है देखते हैं। पहला है ब्रैंकी स्क्लेरिडियस तथा पत्थर कोशिकाएं, जिसको क्या बोलेंगे, ये क्या होता है, समव्यासिक होता है, आइसोडियामेट्रिक होता है, जो कॉर्टेक्स, पित्त एवं फल भित्ति में प्रेजेंट होती है। दृढ़ कोशिकाएं जो होती है वो कठोर होती है और स्थूल मोटी होती है। ये पहला अगर इसका प्रकार देखेंगे तो ब्रैंकी स्क्लेरिडियस जो होता है ये पत्थर कोशिकाएं जिसको बोलते हैं, पत्थर के जैसा दिखाई देता है। ये क्या होता है, समव्यासिक होता है और कॉर्टेक्स, पित्त तथा फल भित्ति में पाया जाता है। ये कैसा होता है, पत्थर के जैसा होता है। ठीक है, फिर दूसरा है आपका मैक्रोस्क्लेरेडियस, जिसको छड़ कोशिकाएं भी बोलते हैं। छड़ के जैसा दिखाई देता है, छोटे छोटे छड़ाकार। इसका आकार कैसा होता है, छोटा छोटा छड़ के समान इसका आकार होता है। ये कहाँ पाया जाता है, तो बीज चोल में पाया जाता है। फिर है तीसरा अस्थि दृढ़ कोशिका या अस्थि कोशिकाएं, अस्थि के तरह बोन शेप्ड में दिखाई देता है। इस प्रकार का बोन शेप्ड में दिखाई देगा। बोन शेप्ड में होने के कारण इसको क्या बोलेंगे, ये पत्तियों में होता है। फिर है एस्टेरोस्क्लेरिडियस या तारा कोशिकाएं, तारा के जैसा समान आकार में दिखाई देता है, स्टार शेप्ड जिसको बोलेंगे। ये कहाँ पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है, तना में पाया जाता है तथा पुष्प में पाया जाता है। फिर है ट्राइकोस्क्लेरिडियस या सूचियाकार कोशिकाएं, नुकीले शीर्ष वाले पत्ते तथा सुईनुमा क्षेत्र पर पाया जाता है, जैसे कि कमल की पत्ती। अगर दृढ़ कोशिकाओं की कार्य देखेंगे तो ये यांत्रिक सहायता देती है, वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करती है और खिंचाव, तनाव और दबाव को आसानी से सहने का कार्य करती है तथा इनके विरुद्ध जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसको देखता है। ठीक है, फिर है विभिन्न स्थायी उत्तकों में अंतर। अगर मृदुतक पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में अंतर देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो पेरेन्काइमा जो होता है ये क्या होता है, गोल या बॉक्स नुमा पतली कोशिका भित्ति वाली होती है।
स्थूल कोणोत्तक। कोलेनकाइमा जो होता है बहुभुजी होती है, गोल होती है और असमान रूप से मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं होती है। ठीक, दृढ़ोत्तक जो होता है ये आकृति छोटी अथवा लंबी होती है, तंतुमय परंतु समरूपी मोटी कोशिका भित्ति वाली होती है। पेरेनकाइमा होती है वो जीवित कोशिका होती है, जीवित कोशिकाएं होती है, इसमें भी जीवित होती है। कोलेन में स्क्लेरेन जो होता है वो मृत कोशिका होता है। अगर पेरेनकाइमा की बात करेंगे तो कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज एवं पेक्टिन की उपस्थिति होती है। कोलेनकाइमा में देखेंगे तो सेल्यूलोज, पेक्टिन तथा हेमीसेल्यूलोज की उपस्थिति होती है। ठीक है, इसके में जो दृढ़ोत्तक होता है स्क्लेरेनकाइमा जो होता है इसमें लिग्निन की उपस्थिति होती है। अगर नेक्स्ट देखेंगे पेरेनकाइमा जो होता है उसमें स्थूलन अनुपस्थित होता है। ये इसमें कभी कभी ये पतली कोशिका होती है इसलिए स्थूलन अनुपस्थित होता है। फिर क्या है स्थूल कोणोत्तक, इसमें कहीं कहीं पर स्थूलन दिखाई देता है क्योंकि असमान रूप से मोटी होती है। फिर है आपका इसमें लिग्निन के कारण पूरा शुरू से एंड तक इसमें स्थूलन दिखाई देता है। किसमें? स्क्लेरेनकाइमा में। आवश्यकतानुसार पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में विभाजन की क्षमता पाई जाती है लेकिन इसमें नहीं पाई जाती। फिर पेरेनकाइमा में देखेंगे तो उत्तक तंत्र में उपस्थित रह सकता है, यह द्विबीज पौधों में उपस्थित होता है, ये कठोर भागों के किसी भी तंत्र में उपस्थित हो सकता है। पेरेनकाइमा जो होता है प्रकाश संश्लेषण, श्वसन तथा भरण उत्तक की तरह कार्य करता है। कोलेनकाइमा जो होता है वो उत्तक जो तंत्र होता है उसको यांत्रिक सहारा प्रदान करता है और प्रकाश संश्लेषण तथा स्टोरेज, फूड स्टोरेज का भी कार्य करता है, खाद्य संचयन का भी। पौधे को दृढ़ता प्रदान कर यांत्रिक सहारा प्रदान करता है जो स्क्लेरेनकाइमा होता है। फिर नेक्स्ट है आपका सरल उत्तक के पश्चात दूसरा प्रकार है स्थायी उत्तक का जटिल उत्तक। जटिल उत्तक जो होता है वो संवहनी उत्तक बोल सकते हैं इसको। संवहनी उत्तक क्या होते हैं? ये टेरिडोफाइट्स और नग्न बीजियों में आवृत बीज पौधों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जो विशिष्ट कार्य करता है जिसमें के लिए जो जल और जो घुले हुए मिनरल्स होते हैं, लवण जो होते हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट का संवहन, ये यातायात स्थानांतरण का कार्य करते हैं जो जटिल उत्तक होते हैं। जटिल उत्तक दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है जाइलम जो क्या करता है? जल तथा विलेय मिनरल्स को जो ट्रांसपोर्ट करता है उसको बोलते हैं जाइलम, एवं जो कार्बोहाइड्रेट के संवहन और स्थानांतरण से संबंधित होता है उसको बोलते हैं फ्लोएम। जाइलम किसको बोलते हैं हम लोग? जो जल, वाटर और मिनरल्स, लवण को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फ्लोएम, तो फ्लोएम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के संवहन और स्थानांतरण को करता है, कार्य को संपादित करता है। ठीक है, अगर जाइलम और फ्लोएम को देखेंगे तो इसमें भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जाइलम जो होता है वो क्या होता है? जटिल उत्तक का वह प्रकार है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? जल और लवण का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। इसमें क्या होता है? कोशिका बहुलता के कारण यह पौधों को यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करता है। जो जाइलम होता है वो पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। ये प्रोकेम्बियम और प्राधा से बनने वाले जाइलम को प्राथमिक जाइलम तथा संवहन एथा के बनने वाले जाइलम को द्वितीय वेस्कुलर, जो देखो दो प्रकार से बनता है। अगर देखेंगे तो पहला है अगर प्रोकेम्बियम से बनता है या प्रधा से बनता है तो उसको बोलते हैं प्राथमिक जाइलम। प्रोकेम्बियम से बनेगा तो प्राथमिक जाइलम, और अगर सेकेंडरी जाइलम किसको बोलेंगे? जो वेस्कुलर कैम्बियम से बनता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी जाइलम। जाइलम कितने प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है? जाइलम में 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? वहिनिकाएं जिसको बोलते हैं ट्रैकिड्स, फिर है वेसल्स, फिर जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेनकाइमा। ठीक है, तो पहला है वाहिनिकाएं। ये किनारों पर क्रमशः संकीर्णता लिए छेनी के समान शीर्ष वाली लंबी नलाकार मृदुतक कोशिकाओं के रूप में होती है। यह जाइलम की मुख्य कोशिका है। इनकी दीवार पर लिग्निन के जमाव के कारण स्थूलन पाया जाता है। ये क्या होता है? ये किनारों पर क्रमशः संकीर्णता लिए छेनी के समान होता है। ठीक है, जब जो जाइलम होता है उसमें साइड में होता है। ठीक है, साइड में वाहिनिकाएं जो होते हैं ट्रैकिड्स जिसको बोलते हैं, वो कहाँ होता है? किनारों पर होता है और मृत कोशिकाओं के रूप में होता है जो लंबी और नलिकाकार रचना के रूप में दिखाई देता है। ये मुख्य कोशिका, इनकी दीवार पर क्या होती है? लिग्निन का जमाव होता है जिसके कारण इसमें स्थूलन पाया जाता है जो कि वलयाकार होता है, सर्पिल भी हो सकता है, जलिकावत होता है, सीढ़ीनुमा होता है, फिर गर्ती प्रकार का भी हो सकता है। गर्ती वाहिनिकाएं ये सरल गर्त के आच्छाद गर्त बॉर्डेड पीठ वाली होती है। सामान्यतः आच्छाद गर्त युक्त वाहिनिकाएं बहुलता में उपस्थित होती है। ये है आपका
जाइलम का डायग्राम। ठीक है, जाइलम इस प्रकार से यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। इसमें अगर देखेंगे तो प्राइमरी वॉल जो होता है ये साइड वाला किनारे वाला जो भाग होता है नालाकार होता है ना, लंबा होता है, नालाकार होता है, मृत कोशिका होता है और लिग्निन का जमा होता है। अब देखते हैं सेकेंडरी वॉल। फिर दूसरा है वहिनियाँ या वहिकाएं। वहिनियों का निर्माण जो होता है वहिनिकाओं के संयुग्मन तथा उनके अनुप्रस्थ भित्ति से होता है। इन अनुप्रस्थ भित्तियों के नष्ट या विघटित हो जाने के कारण होता है तथा परफोसन पट के बनने से होता है। परफोरेशन पट जो होता है उसका निर्माण जब होता है और उसके साथ साथ अनुप्रस्थ भित्ति वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं, तब क्या बनता है, वहिकाएं या वहिनियां बनते हैं। ठीक है, ये लंबी नालाकार रचना के रूप में ये भी निरंतर एक दूसरे के समीप में स्थित होते हैं। ये जल और विलयित लवणों को संवहन के लिए अत्यधिक उपयोगी है। कौन सा, वाहिकाएं जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें अनुप्रस्थ भित्ति के रूप में कोई अवरोध नहीं होता। अनुप्रस्थ भित्ति के मतलब ये जो देखना आप अभी हम लोगों ने डायग्राम देखा, इसमें क्या है, ये अनुप्रस्थ भित्ति के कारण अवरोध होता है ना। तो इसमें क्या होता है, जब अनुप्रस्थ भित्ति क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है और उनके विघटित हो जाता है तो क्या बनता है, परफोरेशन पट जो होता है वो बनना है। ठीक है, तो परफोरेशन पट बन जाता है। उसके बाद क्या करता है, ये दोनों समीप में स्थित होते हैं और जल और विलित लवणों का संवहन करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो परफोरेशन पट बन जाता है उससे क्या होता है, उसकी दक्षता से एक दूसरे कोशिकाओं का जल संवहन करती है और इसी से जो कोशिका होता है उसका लक्षण ग्रोथ तेजी से होता है। फिर अगर वहिनिका तथा वहिका में अंतर देखेंगे, ट्रैकेट्स और वेसल्स में अंतर देखेंगे तो वहिका जो है कोशिकाएं लंबी होती है परंतु क्या होती है, सक्रिय होती है। मतलब इसमें क्या होता है, नैरो शीर्ष वाली होती है, अवरोध होता है। ये क्या होती है, कोशिकाएं अपेक्षाकृत होती चौड़ी होती है और छोटी होती है। वहिनिकाओं की उत्पत्ति एक कोशिका के दीर्घाकरण तथा उनके बाह्य प्राथमिक भित्ति पर लिग्निन के कारण क्या हो जाता है, इसमें लिग्निन का जमाव होता है जिसके कारण ये मोटा हो जाता है। ये अनेक कोशिकाओं के कतार में समेकित संयुग्मन तथा परफोरेशन के उत्पन्न होने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। क्षैतिज कोशिका भित्ति पर छिद्रण नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें छिद्रण नहीं पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, परफोरेशन पट पाया जाता है। जल तथा विलयित लवणों का स्थानांतरण पादप कोशिका भित्ति पर उपस्थित आच्छादित गर्त द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, परफोरेशन पट पर स्थित छिद्रों तथा पार्श्वीय दीवारों पर स्थित सरल गर्तों के द्वारा होता है। अगर जाइलम रेशे की बात करते हैं, तीसरा प्रकार है जाइलम का, जाइलम रेशे। जाइलम के घटक के रूप में स्थित ऋणोत्तक रेशों को देखो, ये तीसरा कोशिका के रूप में अगर देखेंगे तो जाइलम रेशे होते हैं। जाइलम के घटक के रूप में स्थित ऋणोत्तक रेशों को क्या बोलते हैं, जाइलम रेशे कहा जाता है। यह क्या करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, फिर क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम के विभिन्न घटकों जैसे कि वहिनियां, वाहिकाओं, है ना, ट्रैकेट्स, वेसल्स और रेशों के साथ साथ पाई जाने वाली मृदुतक कोशिकाओं को जाइलम पैरेन्काइमा कहते हैं। इसका जो शीर्ष होता है वो निकीला नहीं होता है बल्कि यह गोल होता है। जाइलम रेशे तथा जाइलम मृदुतक के कारण ही जाइलम को जटिल उत्तक की श्रेणी में रखा जाता है। जाइलम मृदुतक का मुख्य कार्य जो होता है, जाइलम पैरेन्काइमा का मुख्य कार्य क्या होता है, स्टार्च तथा वसा का संग्रहण करना। ये है जाइलम पैरेन्काइमा का पिक्चर। ये क्या करता है, ये मोटा होता है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने बताया कि ये पैरेन्काइमा जो होता है ये क्या होता है, शीर्ष नुकीला नहीं होता बल्कि गोल होता है और ये रेशे तथा जाइलम मृदुता के कारण जाइलम की जो उत्तक की श्रेणी में रखते हैं। इसकी जो मृदुता होती है इसमें क्या होता है, वसा और स्टार्च को स्टोर करके रखता है। क्लियर, ये है आपका जाइलम पैरेन्काइमा का डायग्राम। अगर प्राथमिक और द्वितीयक जाइलम में अंतर देखेंगे तो प्राथमिक जो जाइलम है वो प्रोकैम्बियम से उत्पत्ति करता है, विकसित होता है और ये कैम्बियम से विकसित करता है, विकास करता है। ठीक है, यह प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में विभेदित होता है। ये आता है, कभी कभी पूछता है, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। यह प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में क्या करता है, सुविभेदित होता है। यह प्रोटोजाइलम एवं मेटाजाइलम में सुविभेदित नहीं होता है। प्रोटोजाइलम की स्थिति अगर देखेंगे जाइलम में, प्राइमरी जाइलम में, तो इसमें क्या होता है, एक्सार्ज, मिजार्ज और एंडार्क में किसी भी प्रकार में विन्यस्त नहीं होता है। लेकिन जो द्वितीयक जाइलम होता है वो एक्सार्ज, मिजार्क एवं एंडार्क के रूप में द्वितीयक जाइलम में विन्यस्त होता है। ठीक है, जाइलम जो होता है ल्यूमेन में टाइलोसिस बैलून की तरह अभिवृद्धियां नहीं पर, मतलब ये क्या करता है, इसमें अंतरा अवकाश जो नहीं पाया जाता है इसलिए ये बैलून की तरह अभिवृद्धियां नहीं करती है। इसमें क्या जाता है, ल्यूमेन और टाइरोलिसिस पाया जाता है।
ये अंतः कास्ट हार्डवुड तथा रस्ट कास्ट में विभेदित नहीं होते हैं, हार्डवुड और सेपवुड में विभेदित नहीं होते हैं। लेकिन जो द्वितीयक जाइलम होता है वो हार्डवुड और सेपवुड में विभेदित होते हैं। जाइलम रेसे अल्प मात्रा में होते हैं, जैसे जो रेसे होते हैं वो क्या होते हैं, अल्प मात्रा में होते हैं, ठीक है। और जो जाइलम रेसे होते हैं सेकेंडरी जाइलम में वो क्या होते हैं, प्रचुर मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक जो जटिल हम लोग कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे थे, है ना, जटिल मृदु तक पढ़ रहे थे। जो वो क्या था, जटिल उत्तक का वह प्रकार है, दूसरा प्रकार पहला था जाइलम, दूसरा है फ्लोएम, ठीक है। तो हम लोगों ने जाइलम पढ़ा, जाइलम आपको को क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है कि ये संवहनी पादपों में कौन सा प्रकार होता है, उत्तक का वह प्रकार होता है जो कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर करने का कार्य करता है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का, ठीक है। इसका अगर उपयोग देखेंगे तो ये क्या करता है, स्टोरेज प्लेस की तरह कार्य करता है, अपने में स्टोर करने का कार्य करता है। ये कहाँ से होता है, प्रोकैम्बियम से इसकी उत्पत्ति होती है। तो अगर प्रोकैम्बियम से होती है तो इसको प्राइमरी फ्लोएम बोलेंगे, और वेस्कुलर कैम्बियम से होगी तो इसको सेकेंडरी फ्लोएम कहते हैं। इसको भी 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है, चालनी कोशिका, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम रेसे और फ्लोएम मृदुतक। चालनी नलिका जिसको बोलेंगे सीव ट्यूब। फ्लोएम क्या होता है, अगर इसमें देखेंगे तो इसका कोशिका जो होता है वो अनुप्रस्थ पट्ट के रूप में चालन पट्ट होते हैं, तथा उनमें सखी कोशिका के जुड़े रहने स्थिति में संवहनी घटक चालनी नलिका तथा नुकीले शीर्ष वाले सखी कोशिका रहित होने की स्थिति में संवहनी घटक चालन कोशिका कहलाती है। जो फ्लोएम होता है वो क्या कर रहा है, अगर रेसे जो है वही मृत प्रकृति के होते हैं। फ्लोएम में जो रेसा होता है, फ्लोएम फाइबर्स जिसको हम लोगों ने तीसरा प्रकार देखा था, वही जो होता है वो मृत होता है। बाकी जो तीनों होते हैं फ्लोएम, क्या पता है आपका, फ्लोएम आपका चालनी नलिका, फ्लोएम सखी कोशिकाएं और फ्लोएम मृदुतक जो होते हैं ये जीवित कोशिकाएं होते हैं। संवहन में मुख्य रूप से संबंधित होने के कारण नलिका होता है, जिसमें अनुप्रस्थ पट होने के कारण क्या होता है, चालन पट होता है, जिसके कारण उनमें सखी कोशिकाओं के जुड़े रहने की स्थिति में संवहनी घटक जो होता है चालनी नलिका सीव ट्यूब तथा नुकीले शीर्ष वाले सखी कोशिका रहित होने की स्थिति में संवहनी घटक जो होता है वो चालन कोशिका कहलाता है। अगर फ्लोएम के घटक देखेंगे तो चालन है, फिर चालन कोशिका जो है कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संवहन करता है, फिर चालन नलिका कार्बनिक भोज्य पदार्थों, पहला है आपका चालन कोशिका, है ना। चालन कोशिका क्या करता है, भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। फिर अगर चालन नलिका की बात करेंगे तो ये भी क्या करता है, कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संवहन करेगा। फिर तीसरा है आपका सखी कोशिका, ये क्या करता है, जो संभवतः भोज्य पदार्थों के संवहन में सहायता करता है। जो रेसे होते हैं, फ्लोएम रेसे जो होते हैं वो यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, और फ्लोएम मृदुतक जो होता है वो भोज्य पदार्थों का संग्रहण तथा उसके पार्श्वीय संवहन में सहायता करता है। जिसमें से फ्लोएम रेसे ही जो होते हैं वो मृत कोशिकाएं होती हैं, बाकी चालनी कोशिकाएं, सखी कोशिकाएं और फ्लोएम मृदुतक जो होते हैं वो जीवित कोशिकाओं के रूप में होते हैं। अगर पहला देखेंगे चालनी कोशिकाएं, तो ये क्या होता है, लंबी पतली नलिकाकार कोशिका होती है, ठीक है। ये एक दूसरे के ऊपर लंबवत दिशा में उपस्थित होती है, एक दूसरे के ऊपर ही होंगे लेकिन लंबवत दिशा में होते हैं। इनकी जो भित्तियां होती है कोशिकाओं की, ये पतली होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है। इनकी अनुप्रस्थ दीवारों पर चालनी के समान चालनी छिद्र पाया जाता है, सीव पोर पाया जाता है, छेद पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, चालनी पट कहते हैं। छेद युक्त पट को क्या बोलेंगे, चालनी पट कहते हैं। इसका जो सरल चालनी पट होता है तथा अनेक छिद्र युक्त चालनी पट को क्या बोलते हैं, संयुक्त चालनी पट कहते हैं। अगर सिंपल एक होगा तो सिंपल सीव प्लेट बोलेंगे, और अनेक छिद्र युक्त होगा तो उसको संयुक्त चालनी पट कहते हैं। यह आपका चालनी कोशिकाओं का चित्र। सीव ट्यूब्स जिसको बोलेंगे, सीव प्लेट्स, देखो सीव ट्यूब्स जो होगा लंबवत होगा और सीव प्लेट जो होगा जिसमें छिद्र जो होगा। क्लियर, ये है सीव चालनी कोशिकाओं का चित्र। चालनी कोशिकाओं के चित्र कोशिकाओं को देखने के बाद हम लोग देखेंगे सखी कोशिकाएं। अगर चालनी कोशिका की बात करेंगे तो क्या होगा कि इसके जो कैरोल्स होते हैं, मतलब जो पट होते हैं, उसमें कैलोस नामक कार्बोहाइड्रेट की पतली परत बन जाती है जो कि चालनी पट के छिद्र को बंद कर देती है। हम लोगों ने देखा
हम लोगों ने देखा कि जो चालनी छिद्र होता है ना, ये कोशिका है उसमें जो छिद्र पाए जाते हैं उसको चालनी छिद्र बोलते हैं। तो जो विंटर सीजन होता है, शीतकाल जब होता है तो क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट की पतली परत बन जाती है, जिससे क्या होता है, छेद जो होता है वो बंद हो जाता है। ये कैलोस द्वारा बनाए गए इस स्तर को कैलस कहते हैं, है ना। कैलोस नामक कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो इस छेद में आके क्या कर लेता है, इस छेद को बंद कर देता है और इसको क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। इसके बनने से शीत ऋतु में खाद्य का आगमन रुक जाता है। अगर जब स्प्रिंग सीजन होता है, मतलब बसंत ऋतु आता है, तो जो कैलस जो होता है वो धीरे धीरे घुलना प्रारंभ होता है और जो चालनी नलिका होती है वो क्रियाशील हो जाती है। मैच्योर्ड चालनी नलिका का केंद्रक जो होता है वो क्या होता है, विघटित होकर समाप्त हो जाता है। चालन छिद्रों की उपस्थिति के कारण चालन नलिका का समीपस्थ कोशिकाओं से कोशिका द्रव्य तंतुओं द्वारा संबंध बना रहता है। फिर है आपका नेक्स्ट सखी कोशिकाएं, कैंपेनियन सेल्स जिसको बोलते हैं। ये भी जीवित कोशिका होती है, ये लंबी कोशिकाएं होती हैं जो प्रायः चालनी नलिका के पार्श्व में एक एक की संख्या में स्थित होती है। सखी कोशिकाएं जो होती है आवृत्त बीजी एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। इनकी तथा चालनी नलिका दोनों की उत्पत्ति एक ही मातृ कोशिका, इनकी जो मदर सेल होती है वो एक ही होती है। किसकी किसकी, सखी कोशिका और चालनी कोशिकाओं की। इनके कार्य जो है अज्ञात है। चूंकि ये केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती है, इनमें केंद्रक होता है, इसलिए ये चालनी नलिका के परिवहन विषयक कार्य में सहयोग देती है तथा नियंत्रण रखती है। फिर है नेक्स्ट आपका फ्लोएम रेसेस, फ्लोएम फाइबर्स। ये फ्लोएम की मृत कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती है, यांत्रिक सहारा प्रदान करती है और कुछ ज़्यादा नहीं। इसमें क्या होता है, लिग्निन जो होता है वो साधारण पिट बना लेता है, ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है, नैरो ल्यूनर होता है, ये आंतरिक आधार प्रदान करने का कार्य करता है। फिर नेक्स्ट है आपका लास्ट है फ्लोएम मृदुतक। फ्लोएम मृदुतक क्या होता है कि ये सामान्य मृदुतक कोशिकाओं की तरह ही होता है, जबकि जो कि ये फ्लोएम के घटक के रूप में पाया जाता है, इसलिए इसको फ्लोएम मृदुतक कहते हैं। पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा कहते हैं। ये किस में पाया जाता है, एक बीजपत्रीय पौधों में पाया जाता है। ये मुख्यतः खाद्य पदार्थों को संचयन करने का कार्य करता है। लेकिन ये क्या होता है, चालनी कोशिका से खाद्य पदार्थों को जो मेडुलरी रेज होते हैं, मज्जा जो होती है, उसमें क्या करते हैं, उस तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसका जो मेन वर्क है वो क्या है, मेडुलरी रेज तक पहुंचाने का खाद्य पदार्थों को, वो उसका काम है। फिर है आपका स्त्रावी उत्तक, सिक्रेटरी टिश्यू। तीसरा है आपका स्त्रावी उत्तक जिसको बोलेंगे ऐसे उत्तक जो पादप का उपापचयिक पदार्थ को स्त्रावित करती है, उत्सर्जित करती है और संग्रहित करने का कार्य करती है। स्त्रावी उत्तक सेक्रेटरी टिश्यू कहलाते हैं। सेक्रेटरी किसको बोलते हैं, जो क्या करता है, किसी भी जगह का सेक्रेटरी जो होता है उस जगह को क्या करता है, देख रेख करता है, उनको जो नीड होती है, जो आवश्यकता होती है उसको देखने का कार्य करता है ना। तो यहाँ पे भी है सेक्रेटरी टिश्यू। स्त्रावी उत्तक जो क्या करता है, पादप उपापचयिक पदार्थों को क्या करता है, स्त्रावित करता है, उत्सर्जित करता है और संग्रहित करने का कार्य करता है। जैसे कि गोंद, रेजिन, श्लेष्म, रंगीन दूधिया अक्षर यानी लेटेक्स आदि को स्त्रावित करने वाले उत्तक इस श्रेणी में आते हैं। ये उत्तक जो होते हैं वो अत्यधिक आकृतिक विविधता प्रदर्शित करते हैं, या ये पौधों के अंदर छोटे छोटे समूहों में उपस्थित रहते हैं, या इनकी कोशिकाएं जो होती है वो सुसंगठित होकर विशिष्ट रचनाओं के रूप में परिलक्षित होती है। पौधों में पाए जाने वाले विविध स्त्रावी उत्तकों को दो समूहों में बांटा गया है, ग्रंथिल उत्तक और अक्षरी उत्तक। ठीक है, तो ग्रंथिल उत्तक और अक्षरी उत्तक क्या है देखते हैं। जो ग्रंथिल उत्तक है आपका, ये है स्वयं की क्षमता से पादप उपापचयी पदार्थों को स्रावित करते हैं। पादप में स्वयं सेल्फ जो सिक्रेशन का जो कैपेसिटी होती है वो होती है। ठीक है, ये ग्रंथिल उत्तक कहलाते हैं। सुसंगठित रचना वाली होती है, जिनकी कोशिकाओं में जीव द्रव्य और स्त्रावी पदार्थ उत्पन्न होकर विमुक्त हो जाता है। जिनका जो कोशिका होता है उसमें जो जीव द्रव्य होता है वहीं पे स्त्रावी पदार्थ क्या होता है, निकलता है और छोड़ दिया जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। ये क्या करते हैं, पादप अंग की तरह ही कार्य करते हैं और उसकी उपस्थिति तथा उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, बाह्य ग्रंथियां होती है और आंतरिक ग्रंथियां। ठीक है, बाह्य ग्रंथियां किसको बोलते हैं, पादप शरीर की सतह पर पाई जाने वाली ग्रंथियों को बाह्य ग्रंथियां कहते हैं। बाहरी क्षेत्र में पाई जाने वाली ग्रंथियों को बाह्य ग्रंथियां कहते हैं। सामान्यतः पौधे में निम्न प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, ग्रंथिल रोम, दंश रोम, मकरंद रोम, ग्रंथियां
और आंतरिक 3 प्रकार की बाह्य ग्रंथियां होती है। पहला है ग्रंथिल रोम ग्रंथियां, दूसरा है दंश रोम ग्रंथियां और तीसरा है मकरंद ग्रंथियां। तो ग्रंथिल रोम ग्रंथियों की बात करेंगे तो कुछ पौधों में ये ग्रंथिल रोम जो होते हैं वो हेयर्स के रूप में होते हैं, जो ग्रंथिल कोशिका को बाहर की ओर से रोम से शीर्ष पर अपने स्त्राव को विमुक्त करते हैं। जैसे कि तंबाकू का पुनर्वनन में गोंद जैसा पदार्थ स्त्रावण करना। फिर दूसरा है स्ट्रिंग हेयर्स दंश रोम, बिच्छू बुट्टी जिसको बोलते हैं। इस प्रकार बिच्छू बुट्टी नामक जो पौधा है उसकी सतह पर ग्रंथिल रोम विषैला पदार्थ स्त्रावित करती है, जो त्वचा पर अत्यंत तेज दर्द और खुजली उत्पन्न करता है। ऐसे ग्रंथिल को क्या बोलते हैं? ग्रंथिल को दंश रोम भी कहा जाता है। फिर है मकरंद ग्रंथियां। अनेक पौधे जैसे कि लीची, आम, चाय, जेट्रोफा आदि के पुष्पों में उसके विभिन्न अंगों या पुष्पासन से विकसित हुई या उत्तकी उभार युक्त संरचना के रूप में ग्रंथिल कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जो कैसी होती है? शर्करा युक्त, मतलब मीठी। उसका टेस्ट कैसा होता है? मीठा होता है। मकरंद नेक्टर स्त्रावित करती है। ऐसी ग्रंथियों को नेक्ट्रिस बोलते हैं, मकरंद ग्रंथियां कहते हैं। ये है मकरंद ग्रंथियां। ये थैलस पुष्पासन पर विकसित होती हैं। इसकी अगर कोशिका देखेंगे तो इस प्रकार की दिखाई देती है। अगर स्टेथोस्कोप में देखेंगे तो, अगर इसका ग्रंथिल रोम देखेंगे, ये है आपका ग्रंथिल रोम की संरचना, जो जो क्या करता है? गोंद जैसे पदार्थों को सिक्रेट करता है। फिर ये जो दंश रोम है ये क्या करता है? जहरीले पदार्थों को सिक्रेट करता है। ये है परिपाची ग्रंथ। फिर है आपका नेक्स्ट आंतरिक ग्रंथियां। अभी तक बात कर रहे थे हम लोग बाह्य ग्रंथियों की, अब नेक्स्ट है आपकी आंतरिक ग्रंथियां। ये जो ग्रंथियां होती है ये अंदर स्थित होती है। इनकी उत्पत्ति जो होती है वो कोशिकाओं के हटने या विखंडी जनन से नष्ट होने से होती है। ये निम्नांकित प्रकार की हो सकती हैं, इस प्रकार की दिखाई देती है ये आंतरिक ग्रंथियां। पहला है, अगर यांत्रिक ग्रंथियों में देखेंगे तो परिपाची ग्रंथियां, जिसको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी बोलते हैं। अगर कीटभक्षी पौधों में देखेंगे तो ये प्रोटीन का परिपाचन करने वाली ग्रंथियां होती है, जिसे परिपाथी ग्रंथियां कहते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। इनमें क्या होता है? प्रोटीन का पाचन करने वाले प्रकीर्ण प्रोटियोलैक्टिक एंजाइम उत्पन्न होता है, जो कि शरीर से नाइट्रोजनी पदार्थों का परिपाचन करने का क्षमता रखता है और जो नाइट्रोजन होता है उसको पाचन करके पौधों को उपलब्ध कराता है। जिसमें क्या होता है? निप्थेंसियस या पर्ण कलश के भीतर आधारीय सतह पर स्थित होता है, जबकि ड्रोसेरा में या पत्ती के ऊपर सतह पर क्या होता है? स्थित होता है। इसे ग्रंथि स्पर्शक भी कहा जाता है। देखो क्या होता है कि जो कीटभक्षी पौधे होते हैं उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। दलदली भूमि वगैरह में होते हैं तो उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो उन लोग कीटों का भक्षण करते हैं। तो जब कीटों का भक्षण करते हैं तो नाइट्रोजन को अब उनको अवशोषित करना है, तो अवशोषित करके उनको जिस भाग को उसकी नीड होती है नाइट्रोजन की, उसको पहुंचाने के कार्य कौन करता है? ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो नाइट्रोजन को अवशोषित करने का कार्य करता है। ठीक है। फिर है आपका तेल ग्रंथियां, ऑयल ग्लैंड्स जिसको बोलते हैं, जैसे कि नींबू, संतरा, इनकी पत्तियों पर फलों के तैलीय पदार्थ स्त्रावित करने वाली ग्रंथियां पाई जाती है, जो कि अपने तैलीय उत्पाद को क्या करती है? गुहाओं में, लेजिनियस गुहाओं में संग्रहित करती है। ठीक है। तेल पत्तियों पर सतह पर पाई जाती है, जो क्या करती है? तेलीय उत्पाद जो होता है उसको गुहाओं में संग्रहित कर लेती है। फिर तीसरा है आपका श्लेष्म ग्रंथि। पान की पत्तियों में पाई जाने वाली विशिष्ट आंतरिक ग्रंथियां जो होती है वो लसलसा पदार्थ अर्थात श्लेष्म में स्त्रावित करती है। इसे श्लेष्म ग्रंथि भी कहते हैं। श्लेष्म ग्रंथि किसको कहते हैं? जो पान की पत्तियों में पाई जाने वाली विशिष्ट ग्रंथियां होती है जो लसलसा पदार्थ को स्त्रावित करती हैं, इसे श्लेष्म ग्रंथि कहते हैं। फिर है रेजिन नलिका। चौथा है आपका रेजिन नलिका। ठीक है। ये क्या करती है? विखंडी जनन नलिका होती है, जो कि नग्न बीजियों जैसे कि पाइनस, देवदार आदि में पाई जाती है। रेजिन नलिका जो होती है वह सतह पर अनेक छोटी मृदुतक कोशिकाओं की एक सतह स्थित रहती है, जिसे क्या बोलते हैं? एपिथेलियल स्तर कहते हैं, जो कि रेजिन स्त्रावित करती है। रेजिन के नाल की स्थिति जो गोंद तथा टैनिन स्त्रावित करने वाली नलिकाओं के भी होते हैं। फिर है आपका जल रंध्र, जिसको क्या बोलेंगे? हाइडेथोड्स बोलेंगे, जो रंध्र की तरह एक प्राकृतिक रचना वाला होता है, जिसमें जल की बूंदों का अकार्बनिक और कार्बनिक विलयों का निष्कर्षण होता है। जो जल का कार्बनिक और अकार्बनिक विलयों का क्या करता है? निष्कर्षण करता है, जल रंध्र कहलाता है।
जल रंध्र द्वारा होने वाले तरल स्राव लिक्विड एक्सक्यूडेट को क्या बोलेंगे? बिंदु स्रावण गटेशन कहते हैं। जल रंध्र की गुहा के ऊपर विरल कोशिकाओं का समूह होता है जिसे एपिथेम कहते हैं। इसके पास वाहिनिकाओं का समूह होता है एपिथेम। देखो ये है एपिथेम, ये है ग्वार्ड सेल। देखो आप कभी भी मनी प्लांट का पत्ता लेके देखना, उसमें क्या होता है कि जो पत्ता होता है उसमें जल रंध्र पाया जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि वो गटेशन की क्रिया होती है, मतलब वो पानी जो होता है वो बूंद 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 के रूप में निष्कर्षण करता है। पानी को कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को क्या करता है? बूंद के रूप में बाहर निकाल देता है, निष्कर्षित कर देता है। इसको बोलते हैं बिंदु स्रावण गटेशन या फिर तरल स्राव, ठीक है। ये कहाँ पे होता है? इसकी जो कोशिका होती है, मतलब बाहरी भाग में क्या पाया जाता है? इसके एपिथेम नामक कोशिका होता है। इसके पास वाहिनिकाओं का समूह भी उपस्थित होता है। ये जल रंध्र का आपका डायग्राम। फिर दूसरा है आक्षरी उत्तक, ठीक है। तो पहला था ग्रंथिल उत्तक, फिर दूसरा है आक्षरी उत्तक। लैक्टिफेरस टिश्यू जिसको बोलेंगे, ये क्या करता है? खाद्य उत्तक होता है जो स्वयं की क्षमता से क्या करता है? उपापचयी पदार्थों को स्त्रावित करने की क्षमता नहीं रखते, बल्कि अपने आसपास के मृदुतक कोशिकाओं द्वारा जो संग्रहित पदार्थ होते हैं उनको कोशिकीय नलिकाकार स्वरूप में पादप शरीर में फैलाए करने का कार्य करते हैं। जो आक्षरी उत्तक होते हैं इनमें स्वयं की कैपेसिटी नहीं होती कि ये खाद्य पदार्थों को क्या करेंगे? उपापचयी कर सीक्रेट करने का काम नहीं करते। तो ये क्या करते हैं? जो आसपास में मृदुतक कोशिकाएं होती है, पैरेन्काइमा जो कोशिकाएं होती है, उनमें खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ संग्रहित होते हैं। उन भोज्य पदार्थों को क्या करती है? नलिकाकार स्वरूप में शरीर में फैलाए रखने का कार्य करती है, आक्षरी उत्तक कहलाती है। इन उत्तकों के अंदर क्या होता है? दुधिया, रंगहीन या किसी अन्य रंग की शर्करा, रबर, प्रोटीन, हाइड्रोकार्बन प्रकीर्ण युक्त तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसे क्या बोलते हैं? लैक्टेस या आक्षरी कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। आक्षरी कोशिकाएं ऐसे अक्षर युक्त रचना जो कोशिकाओं के संलयन से नहीं बनती, कोशिकाओं के मिलने से नहीं बनती है अक्षरी कोशिका। ये क्या होती है? एकल कोशिका जो होती है दीर्घाकरण, शाखन आदि के फलस्वरूप बनती है, अक्षरी कोशिकाएं कहलाती है। कोशिकाओं के संलयन से नहीं बनती है। ये क्या होता है? एकल कोशिका होती है, उसका दीर्घाकरण होता है, उसके शाखन के फलस्वरूप बनती है। शाखित की स्थिति में इनमें पट नहीं होता है, ठीक है। इनकी वृद्धि इनके अग्र सिरे पर होती है, इनमें पट नहीं पाया जाता है। इनकी जो वृद्धि होती है वो शीर्ष पर होती है। यह आँख, कनेर, यूफोर्बिया, पाइकस और सदा सुहागन आदि में पाया जाता है। यह अक्षरी कोशिकाएं और अक्षरी नालिकाओं का चित्र, जिसमें क्या होता है? लैक्टस सेल होता है, लैक्टस वेसल्स होता है इनके मध्य में। फिर है अक्षरी नलिकाएं, लैटेक्स डक्ट्स जिसको बोलेंगे। ये क्या होता है? इसमें संलयन और उसके क्षैतिज कोशिकाओं के विघटन से विकसित होते हैं। जो अक्षरी नलिकाएं होते हैं वो क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं उनकी संलयन और उनमें जो उसके बाद जो क्षैतिज कोशिका होती है, टेढ़ी जो कोशिका होती है, उनमें जो विघटन होता है उनसे ये अक्षरी नलिकाएं जो होती हैं विकसित होती हैं। ये विभाज्योतिकी उत्तक से बनी हुई कोशिकाओं की श्रृंखला से उनके बीच की उपस्थित भित्तियों से खुलने से बनती है। ये शाखित होती है तथा संपर्क में आने पर अलग अलग अक्षीय नलिकाएं आपस में जुड़ जाती है तथा संपूर्ण पादप शरीर जलिकावत वाहिकाओं की रचना के रूप में वितरित होती है। उदाहरण है सोनकस, अफीम, रबड़, मैनीहॉट इत्यादि। अगर अक्षरी कोशिकाओं के कार्य देखेंगे तो इनका जो मुख्य कार्य होता है वो उपापचयिक पदार्थों को स्रावित करने की क्षमता से परिपूर्ण होता है, ठीक है। क्या कहता है? उपापचयिक पदार्थ जो होते हैं उसको सीक्रेट करते हैं और क्या करता है? वितरित करने का कार्य करता है। ये संरक्षित पोषण के रूप में भोज्य पदार्थों का संग्रहण करता है, भोज्य पदार्थों को संग्रहण का कार्य करता है। इनकी उपस्थिति से पौधों में जल की मात्रा संतुलन और नियमन, इसमें क्या होता है? गटेशन की क्रिया होता है, तो इसका क्या होता है? नियमन और संतुलन का कार्य होता है। ये श्वसन के आधार के यातायात स्रोत के रूप में भी कार्य करते हैं। इनके द्वारा भोजन पदार्थों के संवहन का कार्य भी संपादित होता है। फिर है नेक्स्ट आपका उत्तक तंत्र, जिसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इतने तक में आपका स्थायी जो उत्तक है उनके सारे प्रकार जो है इसमें कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको स्थायी उत्तक क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही सीजी शिक्षा में बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।